प्रिय विद्यार्थियों, जैसा पहले वीडियो मैंने बताया था आपको धन विधेयक के संबंध में, तो धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद में जब राज्यसभा में जाता है तो इस संबंध में राज्यसभा के क्या अधिकार हैं ये आज पढ़ेंगे। तो देखिए, धन विधेयक पर राज्यसभा की कोई विशेष शक्ति या अधिकार नहीं है। धन विधेयक को केवल अपने पास 14 दिन तक रख सकती है। ये एक खास अधिकार है उनके पास में। राज्यसभा धन विधेयक को विचार करने के लिए 14 दिन तक अपने पास में रख सकती है। इसके बाद देखिए, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करे या संशोधन नहीं करे, लोकसभा को वापस भेजती है, तो इन संशोधनों को लोकसभा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात संशोधनों को लोकसभा अस्वीकार कर सकती है। ध्यान रहे, राज्यसभा संशोधन करे या संशोधन नहीं करे, और ये जब वो वापस लोकसभा को भेजती है संशोधनों सहित या बिना संशोधन के, तो उन संशोधनों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा पर निर्भर करता है। लोकसभा उन संशोधनों को अस्वीकार भी कर सकती है। इसके बाद देखिए, दूसरी कंडीशन, यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के बाद भी वापस लोकसभा को नहीं भेजती है तो इसके बाद भी विधेयक को पारित समझा जाएगा दोनों सदनों के द्वारा। ध्यान रहे, दोबारा देखिए इसको, यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन के बाद भी वापस लोकसभा को नहीं भेजती है तो 14 दिन के बाद वह विधेयक धन विधेयक दोनों सदनों से ही पारित समझा जाएगा। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि जैसा इसमें मैंने पहले बताया आपको, धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, इसलिए बाद में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को ये नहीं भेजता है। तो यहाँ पर देखिए, धन विधेयक के संबंध में जो खास शक्तियाँ प्राप्त हैं, खास अधिकार प्राप्त हैं, वो लोकसभा को ही प्राप्त हैं। और दूसरी खास बात यह है कि धन विधेयक सरकारी विधेयक ही होता है। ये ध्यान रहे, गैर सरकारी विधेयक नहीं होता है। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है यहाँ पर कि धन विधेयक को कौन पेश कर सकता है। तो केवल मंत्री परिषद के सदस्य ही इसको पेश कर सकते हैं। बाकी गैर सरकारी जो सदस्य हैं, जैसे कि साधारण सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इसको पेश नहीं कर सकते। इसलिए ये केवल सरकारी विधेयक ही होता है। इसके बाद देखिए, संसद का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो संविधान संशोधन का कार्य है। ध्यान रहे, देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। ये क्लियर है, ये स्पष्ट बात है कि संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्राप्त है वो केवल संसद को ही प्राप्त है। इसके अलावा कोई संविधान में संशोधन नहीं कर सकता है, ये ध्यान रहे। अब देखिए, संविधान संशोधन की जो ये प्रक्रिया है उससे संबंधित जो अनुच्छेद है या जिसमें प्रावधान कर रखा है वो अनुच्छेद है 368। ये ध्यान रहे, संविधान संशोधन जो किया जाता है वो 368 के अंतर्गत किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी खास बात ध्यान रहे, संविधान संशोधन किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। अब देखिए, अनुच्छेद 367 के अनुसार संविधान में संशोधन दो प्रकार से हो सकता है। पहला, संविधान की अधिकांश धाराओं में तो संशोधन प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा होता है। ये ध्यान रहे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा या फिर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा कोई भी संशोधन जो है वो किया जा सकता है। ये साधारण बहुमत होगा। ये कुछ धाराएं होती है, साधारण धाराएं, उनमें ये संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष धाराएं हैं, विशेष प्रावधान है जिनमें इस बहुमत के अलावा भी विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। वो देखिए, नंबर 2,
तो ऐसे कई संशोधन हैं जिनसे संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में परिवर्तन करना हो, यानी कि संघ सरकार की शक्ति में परिवर्तन करना हो, या राज्य कार्यपालिका की शक्ति में परिवर्तन करना हो, या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति में परिवर्तन करना हो, या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शक्ति में परिवर्तन करना हो, या संघ और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियों का वितरण है उसमें परिवर्तन करना हो, या चौथी और सातवीं अनुसूची में परिवर्तन करना हो, या राज्यों की का जो संसद में प्रतिनिधित्व है जो चौथी अनुसूची में है उसमें परिवर्तन करना हो, या फिर स्वयं अनुच्छेद 368 में ही परिवर्तन करना हो, तो फिर इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत क्या है यहाँ पर देखिए, तो संसद के विशेष बहुमत का मतलब ये है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, या उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है। ये ध्यान रहे, विशेष बात यहाँ पर यही है कि आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन भी आवश्यक है, तब इन मामलों में इन विषयों पर संशोधन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए, संविधान संशोधन विधेयक जो है उस पर मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये बहुत खास बात है। अगर संविधान संशोधन में लोकसभा या राज्यसभा में मतभेद उपस्थित हो जाता है तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों के द्वारा ये प्रस्ताव अलग अलग पारित होना आवश्यक है, यानी कि लोकसभा अलग पारित करेगी, राज्यसभा अलग पारित करेगी। अंत में देखिए, राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। यहाँ पर देखिए, इसको पुनर्विचार के लिए संसद को वापस राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है। ये भी बहुत खास बात है। संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस राष्ट्रपति नहीं भेज सकता। इसके बाद देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है, यानी कि दोनों ही सदन इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों ही सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। अगला वीडियो जल्द अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।